नमस्ते साथियों। फोर्थ ग्रेड के लिए जो कक्षा चला रहे हैं, इसमें आज हम जो बात करने वाले टॉपिक पे वो है वाक्य वाक्य शुद्धि और साथ में है शब्द शुद्धि। ठीक है, तो क्योंकि देखिए साथ में इसलिए वाक्य में कई बार शब्दों की अशुद्धि होती है, तो जब आपको शब्द शुद्धि आएगी तो आप उस प्रकार से एक भाग तो आप उसका कर सकते हो सही, वाक्य शुद्धि का। और बाकी चीजें जो होती है, कहीं पे विराम चिन्ह की शुद्धि होती है, कहीं पे क्रम की होती है ना। तो इस प्रकार से तो दोनों को साथ में कर लेंगे तो वाक्य और शब्द शुद्धि दोनों के जो भी आपके कंफ्यूजन है वो सब दूर होने वाले हैं। चलिए, अगर आपको मुहावरे, लुकोक्ति, विलोम शब्द, इन सब चीजों को अगर पढ़ना है तो वीडियो देखिए जाके, उस टॉपिक पे डाल दी गई है। चलिए, तो वाक्य शुद्धि में आपको क्या चीजें ध्यान रखना है। आपको एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, देखिए ये मैंने पहले लिखा है अशुद्ध वाला, और फिर उसी को शुद्ध किस प्रकार से होगा। ये वाक्य में ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जिसपे हमारा ध्यान बहुत कम जाता है, और वहीं से अशुद्धि का पता चलता है। जैसे अगर किसी वाक्य में आपको ये दिख गया, अधिकांश भाग दिख गया, तो ये फिर वो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये बना किससे है, ये बना है अधिक और अंश से। अधिक और अंश से बना है, तो अंश का अर्थ ही क्या होता है, भाग होता है। या तो आप भाग कहो या फिर अंश कहो, दोनों साथ में लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही रूप क्या होना चाहिए, अधिकांश होना चाहिए या फिर अधिक भाग होना चाहिए। दोनों साथ में नहीं आएंगे, मतलब अधिकांश भाग साथ में नहीं आएगा। या तो अकेला अधिकांश कहो या फिर भाग कहो, अधिक भाग कह सकते हो। वैसे ही स्पष्टीकरण करना नहीं होता है। अगर वाक्य में आपको आए कि स्पष्टीकरण करना, तो वो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। स्पष्टीकरण दिया जाता है, ठीक है, स्पष्टीकरण को दिया जाता है, तो स्पष्टीकरण देना सही हो जाएगा। विलाप करके रोना, तो विलाप का अर्थ ही होता है रोना, तो यहाँ पे रोना इसके साथ में अनुचित है, उचित नहीं है। तो या तो आप विलाप लिखो या फिर रोना लिखो, दोनों साथ में नहीं आएंगे। अब अधिकांश विद्यार्थी नहीं होगा, अधिक भाग विद्यार्थी नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा, अधिकतम विद्यार्थी होगा, तम लगेगा, है ना, अंश नहीं लगेगा। अधिक के साथ क्या लगेगा, तम लगेगा, अधिकांश विद्यार्थी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, और क्या ध्यान रखना है कि अगर आगे आप पूजनीय, तो ये गलत हो जाएगा। या तो पूजनीय होगा या फिर पूज्य होगा। आधा जो अगर लगा है तो सिर्फ पूज्य होगा, अगर अनीय लग जा रहा है तो पूजनीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखिए ये होता है पूज मूल धातु, तो इसमें आप अनीय लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा, जब पूरा हो जाएगा। अगर आप पूज्य के साथ यह लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूज्य। अगर पूज्य आ रहा है तो सही है, और पूजनीय आ रहा है तो जब पूरा होगा। कोने पर नहीं होता है, कोने में होता है ना, कोने पर नहीं होता है, कोने में। जैसे कि ये छत है, तो छत के ऊपर होगा, पर होगा, और ये कोना है, ये कोना है, तो कोने पर नहीं, कोने में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर छत में नहीं बोलेंगे, छत पर बोलेंगे, और कोने पर नहीं बोलेंगे, कोने में कहेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास शुद्ध रूप। तो यहाँ देखिए, छत में या फिर घर पर, तो घर पर नहीं होता, घर में होता है, छत पर होता है और घर में होता है। ये चीजों को ध्यान रखना है आपको। सज्जन व्यक्ति, तो ये देखिए, सत का अर्थ होता है अच्छा, और जन मतलब होता है व्यक्ति। तो यहाँ व्यक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं, जन आपने लगा दिया है, तो सज्जन अच्छा व्यक्ति। या तो अच्छा व्यक्ति कहो या फिर सज्जन कहो, तो सज्जन भी आ जाता है व्यक्ति का भाव। तो यहाँ पे सिर्फ अकेला सज्जन आएगा, व्यक्ति इसके साथ नहीं आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, और ऐसे कुछ पॉइंट है जिसपे आपको ध्यान देना जरूरी है, कि पेपर में क्या होता है, वाक्य पे हम ध्यान नहीं दे पाते, हम सिर्फ अशुद्धि देखते रह जाते हैं कि क्या है ना, कि सही लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, हम ये भूल जाते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे दर्शक गणों नहीं होता है, गण लग जाए तो यही बहुवचन बना देता है, तो इसमें ओ लगा के बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो अकेला दर्शक गण होगा, ओ नहीं लगेगा। अनेकों शब्द नहीं होता है, क्योंकि एक होता है
एक का बहुवचन होता है अनेक। अब अनेक की बहुवचन है तो इसका बहुवचन बनाने के लिए अनेकों करने की आवश्यकता नहीं है, तो शुद्ध रूप अनेक होता है। अशुद्ध क्या हो जाएगा, हालातो। हालातो नहीं होता है, हालात ही होता है अकेला सिर्फ, ठीक है। हालातो शब्द अशुद्ध है, हालात होगा शुद्ध। सादर पूर्वक, तो आपने क्या कर दिया, सा कर दिया और पूर्वक कर दिया, दोनों एक ही भाव को दर्शाता है ना। तो यहाँ देखेंगे आदर पूर्वक होगा, जो शुद्ध होगा वो क्या होगा, आदर पूर्वक होगा, ठीक है। आदर के साथ या तो आप पूर्वक लगा लीजिए या फिर स लगा लीजिए, स आदर लगा लीजिए या फिर आदर पूर्वक लगा लीजिए। आपने पूर्वक भी लगा लिया और स भी लगा लिया, ये दोनों गलत है, दोनों एक ही भाव दे रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा आदर पूर्वक हो जाएगा। इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। अब ये शब्द शुद्धि में आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये जो शब्द है इसमें इष्ट जुड़ा हुआ है, और ये तीनों तो आप गलत नहीं करोगे। आपने अगर देख लिया कि शिष्ट होता है, क्या होता है, शिष्ट शब्द होता है। अब इसमें आपने वी लगा दिया तो विशिष्ट बन गया, इसमें परि लगा दिया तो क्या बन गया, परिष्ठ बन गया। अब यहाँ ठ मत करना, शिष्ट शब्द होता है, शिष्ट ठ नहीं होता है। तो स के साथ अगर दिख रहा है तो ट ही आएगा, ठीक है। अगर अ लगा दिया तो अशिष्ट हो गया, ठीक है। तो तीनों तो हो जाएंगे। अब दोनों की बात रही तो अभिष्ट मतलब जो प्रिय हो, अनिष्ट जो प्रिय ना हो। तो यहाँ पे जो इष्ट है इसका अर्थ क्या होता है, प्रिय होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब देखिए गरिष्ठ मतलब भारी, गरिष्ठ भोजन, जो भोजन पचने में बहुत ज्यादा समय ले, है ना, तो भारी भोजन हो जाता है। वरिष्ठ मतलब जो बड़ा हो, घनिष्ठ जो प्रिय हो, मित्र जो घनिष्ठ मित्र कहते हैं। तो ये वरिष्ठ और कनिष्ठ से याद रख लेंगे दोनों शब्द, है ना। देखिए गरिष्ठ मतलब भारी होता है, तो गरिष्ठ गरिष्ठ भोजन कहते हैं। तो गरिष्ठ भोजन स्वादिष्ट है, ये वाक्य से आपको याद रखना है कि स्वादिष्ट और गरिष्ठ हो जाएंगे। और वरिष्ठ और कनिष्ठ, वरिष्ठ मित्र मतलब हमसे जो बड़े हैं, और कनिष्ठ जो हमसे छोटे हैं, और घनिष्ठ जो एकदम घनिष्ठ मित्र है। तो इसमें इष्ट लगा हुआ है, तो ये अभिष्ट याद रखना आपको, ये बना है अभि और इष्ट से। तो यहाँ पे ई और ई की संधि होके बड़ी होगी, और ये इसका विलोम बन गया अन और इष्ट। तो अन लग गया तो ये अनिष्ट में छोटी मात्रा रहेगी, बड़ी नहीं रहेगी, ठीक है। तो इससे आपको याद रखना है ये आपस में क्या है, विलोम है, ठीक है। ये विलोम में भी आ सकता है, और यही शब्दों में दिक्कत होती है अधिकतर। तो ये शब्द मैंने जितने भी है ये रख दिए, इसके बाहर नहीं जाएगा। अगर इस शब्द से बने तो इसी में से कोई आ जाएगा। तो शिष्ट का तो सिंपल नियम है कि स है मतलब ट होगा, है ना। और गरिष्ठ में छोटा बड़ा, और भोजन से याद रख लेना स्वादिष्ट भोजन, गरिष्ठ भोजन, ये दोनों चीजें, ये तीनों तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो याद हो जाएगी। बाकी अभिष्ट जो आपको प्रिय हो, अनिष्ट जो आपको प्रिय ना हो। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बता दो। दही खट्टी है, दही क्या होता है, जो दही होता है वो पुल्लिंग होता है ना। कैसा शब्द होता है, पुल्लिंग शब्द। तो होता है, दही होता है। दही खट्टी नहीं है, खट्टा होगा, दही खट्टा है, यही सही हो जाएगा। खटास नहीं होगा, खटाई नहीं होगा, तो ये वाक्य गलत है। इसका जो सही रूप है वो क्या हो जाएगा, दही खट्टा है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, अब इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। युद्ध लड़ा जा रहा है, तो युद्ध का ये अर्थ होता लड़ना। युद्ध किया जा रहा है तो युद्ध में ही आ जाता है कि युद्ध लड़ रहे हैं। तो युद्ध ही क्या करता है, ये किया का भाव दे देता है, तो ये यहाँ पे अनुचित हो गया। युद्ध हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। युद्ध मचाया नहीं जाता है ना। तो ये क्या है, युद्ध हो रहा है, ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए इसमें और आगे आएंगे वाक्य वाले और भी प्रश्न आएंगे, कुछ बीच में शब्द शुद्धि है, फिर वाक्य है, फिर शब्द शुद्धि है, ऐसे कंबाइंड क्वेश्चन है। शुद्धि बताइए, आपको शुद्ध वर्तनी बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो अनाथिनी सही है या गलत है? तो बिल्कुल गलत है। जो अनाथ शब्द होता है इसका स्त्रीलिंग क्या बनता है? अनाथा बनता है ना। तो अनाथनी ऐसा कोई शब्द नहीं होता, अनाथा होता है, ये शब्द सही होगा। आद्र बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अनुग्रह गलत है, ये क्या हो जाएगा? ये होगा अनुग्रह। अगर ये होता अनुग्रहित तब सही हो जाता। अगर इत लग जाता तो फिर र बदल जाता री में, लेकिन यहाँ पे र रहेगा, है ना। अनुग्रह सही है और अनुग्रहित सही है, ये दोनों सही है, ये बिल्कुल गलत है। अद्वितीय गलत है। अद्वितीय इस प्रकार से होगा बड़ी रहेगी ना, इस प्रकार से ये शब्द सही हो जाएगा। तो हमारे पास जो सही शब्द पूछा है शुद्ध वर्तनी है सेकंड वाला ऑप्शन आद्र, ये बिल्कुल सही है। चलिए शुद्ध वर्तनी इसमें बताइए कौन सी हो जाएगी? ज्योत्सना, 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 ये है ज्योति, है ना। ये हो जाएगा आधा त, आधा स और ना, ये चीज बिल्कुल रख लो, है ना। इसमें आधा स, आधा त और आधा स होगा ना के साथ में। कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं तो हम सोचते कि त पूरा ये है, इस प्रकार से ये वर्तनी सही कर देते हैं, तो इसको ध्यान रख लो कि ये वर्तनी सही नहीं हो। तो यहाँ पे जो है ये पहला ही वाला बिल्कुल सही दे के रखा है, शुद्ध वर्तनी है। अब बताइए क्या हो जाएगा? अब चारों ऑप्शन एक साथ दे दिए कुछ घुमा फिरा के, तो इसमें काफी डाउट हो जाता है। तो आपको इतना तो पता है कि आला स तो नहीं होता है शुरू में, तो ये गलत हो जाएगा। और ये बड़ा भी नहीं होता है। अब रही है दोनों की बात कि दोनों में छोटी या फिर बड़ी, क्योंकि हमने बड़ी वाले भी शब्द देखे, छोटी वाले भी देखे हैं। तो आपको याद रखना है कि शब्द होता है शोभित, शोभित शब्द होता है और इसमें लग जाता है सु सर, तो ये बन जाएगा सुशोभित। क्या बन जाएगा? सुशोभित बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ये वाला नहीं होगा, ये छोटी वाला हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो वर्तनी है ये सुशोभित बिल्कुल सही लिखी हुई। किस शब्द अशुद्धि है? किस शब्द में अशुद्धि है ना, मतलब आपको अशुद्ध शब्द बताना है कि कौन सा है। अभी मैंने ये करवाया था इस इसी प्रकार से कि कौन सा वाला शुद्ध है, तो आपको बताया था कि ये अभी और इष्ट होता है। इष्ट मतलब प्रिय, अभी मतलब जो अधिक प्रिय हो, तो ये क्या बन जाता है? यहाँ की और यहाँ की मिलकर बड़ी हो जाती है, ये हो जाता है अभिष्ट। और इसी के जैसा एक होता है इसका विलोम अन, अन लगता है इसमें, अनरिष्ट, तो ये क्या बन जाता है? अनिष्ट। छुट्टी लगेंगी इसमें, ये याद रखना। तो अभिष्ट अनिष्ट है क्या इसमें? तो अनिष्ट तो नहीं है, लेकिन अभिष्ट है, तो ये बिल्कुल सही है। विशिष्ट, तो ये शब्द क्या है? वि उपसर्ग लग के शिष्ट लगा है, शिष्ट शब्द है। ये बताया था कि जहां भी स दिख जाए सी, तो ट होगा वहां पे, है ना। वहां पे ट ठ का कंफ्यूजन मत रखना, ये याद रखना, तो ये बिल्कुल सही है। स्वादिष्ट सही है क्या? मैंने आपको बताया था गरिष्ठ भोजन से याद करने का, तो गरिष्ठ जो भोजन है, तो यहाँ पे क्या है? ठ है, तो गरिष्ठ से क्या हो जाएगा? स्वादिष्ट में भी क्या होना चाहिए? ठ होना चाहिए। तो गरिष्ठ तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना। ये गरिष्ठ बिल्कुल सही है, जो स्वादिष्ट है ये गलत लिखा हुआ है ना। यहाँ क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था स्वादिष्ट, ठ, ठ होगा, है ना, ट नहीं होगा। तो ये अशुद्ध वर्तनी है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस शब्द में वर्तनी शुद्ध है? बताइए किस विकल्प में वर्तनी शुद्ध है ना।
36 नहीं होता है, 36 नहीं होगा, 36 होता है ना। तो 36 में भी क्या होता है, आधे तत्व होते हैं लेकिन इसमें बड़ी की मात्रा होती है, तो ये होगा 36। तो याला भी गलत, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया संबंधी अशुद्धि बताइए। अब वाक्य में पूछा है, ये ध्यान देना है, अशुद्ध वाक्य तो पूछा है लेकिन कैसा, क्रिया संबंधी। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि क्रिया संबंधी बताना है। वह जाना चाहता है, तो वह जाना चाहता है तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं। आपका भविष्य उज्जवल हो, तो इसमें गलती है, ये अशुद्ध वाक्य है, उज्जवल गलत लिखा हुआ है। उज्जवल कैसा लिखा होना चाहिए था, दोनों ज आधे होना चाहिए था, ये हो जाएगा उज्जवल। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये अशुद्ध वाक्य है लेकिन ये क्रिया संबंधी नहीं है, ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। क्या है इस वाक्य में अशुद्धि, वर्तनी संबंधी है, तो ये हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये सिर्फ उज्जवल गलत लिखा है, तो ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रश्न किया है क्या कर रहे हो, यहाँ प्रश्नवाचक होना चाहिए था, पूर्ण विराम नहीं, तो ये भी अशुद्ध वाक्य है, लेकिन क्रिया संबंधित है क्या, नहीं। यहाँ पे कौन सी वर्तन अशुद्धि है, यहाँ पे विराम चिन्ह संबंधी, विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि है। और यहाँ पे कौन सी अशुद्धि है, वर्तनी संबंधी है। उसने मुझे गाली निकाली, तो यहाँ पे जो निकाली क्रिया है, क्या है, क्रिया है जो गलत दी हुई है। गाली क्या की जाती है, बकी जाती है ना, बकना। तो ये उसने मुझे गाली बकी, ये होगा वाक्य। निकाली यहाँ पे जो क्रिया है ये गलत आ गई है, तो एक क्रिया संबंधी अशुद्धि हुई, तो इस वाक्य में है क्रिया संबंधी अशुद्धि, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अशुद्धि वाक्य में पूछा क्या गया आपसे। अगर अशुद्ध वाक्य पूछा है तो आप ऐसे वैसे कोई भी गलती मिले तो उसको मान लो, लेकिन क्रिया संबंधी दे दी, कारक संबंधी दे दी, विराम चिन्ह संबंधी दे दी, या फिर वर्तनी संबंधी पूछ ली, तो उस हिसाब से आपको आंसर लगाना है। हो सकता है चारों ही वाक्य गलत हो, लेकिन आपसे मतलब पूछा जो गया है उस हिसाब से आपको आंसर देना होगा। शुद्ध वर्तनी बताइए क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कनिष्ठ, घनिष्ठ, है ना, और वरिष्ठ, ये एक साथ में आ जाते हैं, तो घनिष्ठ बताया था आपको, है ना, क्या बताया था, घनिष्ठ। तो घन और इष्ट होता है, उसमें क्या होता है, इष्ट, घनिष्ठ ये वाला सही होगा, है ना। तो ये ट नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा, ठ आएगा, ये हमारे पास में सही हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी छोटी की तो कोई संधि नहीं हो रही है, तो बड़ी होंगी नहीं, और इष्ट में छोटी होती है तो ये छोटी लगेंगी। शुद्ध वर्तनी है, इसमें से बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। त्योहार गलत लिखा है, ये होता है त्योहार, है ना, यहाँ पे बिंदी भी नहीं होना, अगर आपने अनुस्वर लगा दिया तो भी गलत हो जाएगा। पड़ोसी भी गलत है, इसमें एक ही मात्रा होती है, पड़ोसी, ये सही है। प्रतिनिधि में कोई संधि नहीं हुई है, ये सिर्फ सहयोग है, तो प्रति उपसर्ग में छोटी की मात्रा होती है, और निधि जैसे का वैसा जुड़ गया है, तो प्रतिनिधि तीनों में क्या है, छोटी की मात्रा है, ये गलत है। दंपति बिल्कुल सही लिखा है वो, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य है, अब बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी बढ़ जाती है, कोई त्रुटि नहीं, तीनों में कोई त्रुटि नहीं है, तो चौथा लगाइए। ठंड के दिनों में बिल्कुल सही है। प्रातः काल के समय, काल और समय दोनों एक ही बात है ना, तो या तो आप काल हटा दो या फिर समय हटा दो। वाक्य होना चाहिए था ठंड के दिनों में प्रातः काल में सर्दी बढ़ जाती है, ये के समय समय नहीं आना चाहिए, है ना, काल लगाओ या समय, दोनों एक ही बात है, तो यहाँ दोनों लगा दिए जो कि अशुद्धि है, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। वह आम को खा रहा है, अशुद्धि बताइए। अब देखिए पूछा आपसे किसमें किस प्रकार की अशुद्धि है वाक्य में, तो लिंग संबंधी है क्या, वह आम को खा रहा है, तो आम निर्जीव है,
तो निर्जीव के साथ में को कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। जैसे वह चित्र को बना रहा है, तो यहाँ पे को जो आया है कारक ये गलत आया है, ये नहीं आना चाहिए। वह चित्र बना रहा है, वैसे वह आम खा रहा है, तो को कारक चिन्ह यहाँ पे अनुचित है। तो यहाँ पे कारक संबंधी अशुद्धि है। कैसी अशुद्धि है? कारक संबंधी, क्योंकि को क्या है? कारक है, तो कारक संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। अशुद्ध वर्तनी बताइए। देखिए शिष्ट है ना, तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि स के साथ में ट ही मिलेगा। गरिष्ठ भोजन सही है। अभिष्ट बिल्कुल सही है। स्वादिष्ट गलत है ना, गरिष्ठ के साथ क्या है? स्वादिष्ट याला होता है, ठ होगा। इस ठ के साथ ये ठ होगा, तो ये गलत देके रखा है स्वादिष्ट। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अशुद्धि वर्तनी है हमारे पास, अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी। चलिए, शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये नहीं होगा, है ना। उसका प्राण खत्म नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। उसका प्राण प्राण उसका खत्म हो गया, ये भी गलत है ना। इसमें तो पद भी इधर उधर हो गए, उससे भी गलती है। और खत्म यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि कोई वस्तु नहीं है। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये बिल्कुल नहीं बैठेगा। उसका प्राण निकल गया, तो जो प्राण है हमेशा क्या होता है? बहुवचन होता है, तो निकल गया नहीं होगा, है ना, निकल गए होगा। तो ये हमारे पास पहला वाक्य सही हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य बताना आपको। वह उत्तीर्ण हो गया, बिल्कुल सही है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, बिल्कुल सही है। यह महिला बहुत विदुषी है। वह कौन कौन से लोग आए थे, क्या प्रश्न किया? तो बिल्कुल सही है। यहाँ आपको ध्यान देना कि विदुषी शब्द है, तो विदुषी का अर्थ ही होता है महिला, है ना। जो ज्ञानी महिला हो उसको ही विदुषी कहा जाता है। तो महिला शब्द का प्रयोग जो है वो अनुचित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये तीसरा ऑप्शन सही कर देंगे, जो कि अशुद्ध वाक्य है। बाकी तीनों बिल्कुल सही है। वर्तनी बताइए, शुद्ध वर्तनी बताइए कौन सा हो जाएगा? तो परिशिष्ट, परि उपसर्ग लगा है और शिष्ट नहीं होता है। क्या होता है? शिष्ट होता है। इसमें परि लगेगा तो परिशिष्ट होगा, ठ नहीं आएगा। पौरुष बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना, क्योंकि बना किससे? पुरुष से है। और अप्रत्यय लगने से, अप्रत्यय लगने से ऊ क्या हो गया? अ हो गया, तो पौरुष बन गया, सही है। लावण्यता गलत है, या तो आप यह लगाइए या फिर ता लगाइए। तो आप लावण्य कब करोगे? जब यह प्रत्यय लगाओ, तो लावण्य होगा अकेला। अगर सिर्फ ता लगाओगे तो लवंता हो जाएगा, है ना। या तो लावण्य करो या फिर लवंता करो, व्यवहारिक नहीं होगा। यह है व्यवहार। व्यवहार शब्द है, और इक प्रत्यय लगेगा तो सामने वाला वर्ण क्या होगा? उसमें वृद्धि हो जाएगी। अ है तो आ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? व्यवहारिक, है ना। तो यहाँ पे आ आएगा, यहाँ पे आ नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए गलत है। तो पौरुष बिल्कुल सही है, बाकी तीनों वर्तनियां अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा आ जाएगा? क्यारी, कियारी, कियारी, क्यारी, ये बिल्कुल गलत है ना। क्या होता है? क्यारी होता है। ये हमारे पास पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी बताना है। इसमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? चारों में से अंतर्धान, उपलक्ष्य, सौजन्य या फिर मिष्ठान। तो अंतर्धान बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर इस प्रकार से आपको मिल जाए, है ना, क्योंकि हमको लगता है कि ध्यान में होता है, या के साथ होता है, तो याली वर्तनी बिल्कुल गलत है। उपलक्ष्य बिल्कुल सही है, सौजन्य बिल्कुल सही है। इसमें उपसर्ग पूछे तो क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा। सु, जन और यह प्रत्यय, सुजन हो जाएगा।
और यह लगने से ये सु का स हो जाता है, तो सौजन्य हो जाता है। इसमें सु उपसर्ग है और प्रत्यय यह है। मिष्ठान गलत लिखा हुआ है, तो ये अशुद्ध वर्तनी होगी। ये बना किससे है? मिष्ट मतलब होता है मीठा, और ये हो जाएगा अन्न। अन्न मतलब खाने का, खाने की वस्तु। ये क्या हो जाएगा? यहाँ का और यहाँ का दोनों आ मिलकर क्या बन जाएंगे? आ बन जाएगा। क्या दीर्घ संधि होगी? क्या आ आएगा तो ट का ठ नहीं होगा। ये क्या बनेगा? ये बनेगा मिष्टान, है ना। ये हो जाएगा ट में आ की मात्रा, तो ठ नहीं आएगा। ये हमारे पास में गलत वर्तनी देख के रखी है। अगला प्रश्न देखेंगे। शुद्ध वर्तनी बताइए, शुद्ध वर्तनी बताइए। अब इसमें से कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदिनी समान देके रखा है, बहुत ही ज्यादा डाउट होता है, तो इसको समझो। शब्द होता है कुमुद, इसका अर्थ होता है कमल, और इसमें जो संस्कृत के शब्द है अधिकतर ऐसे शब्द है जिसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनी प्रत्यय लगाते हैं। इनी प्रत्यय लगाते हैं तो उसका स्त्रीलिंग बन जाता है। अब इसमें इनी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? कुमुदिनी। क्या हो जाएगा? कुमुदिनी। ये हो जाएगा हमारे पास में, ये गलत है, ये भी गलत है, कुमुदिनी। तो ये तीसरा वाला बिल्कुल सही है, हाँ, ये वाला गलत है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। शुद्ध वर्तनी है। अब बताइए इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? धोबिन, धोबिनी, धोबनी, धोबिन। तो क्या हो जाएगा? धोबिन हो जाएगा। ये पहला वाला बिल्कुल सही। कुछ शब्दों को आपको याद ही करना पड़ेगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से शुद्ध वाक्य बताइए। दुकानदार ने ताला खोला, तो दुकानदार ने ताला खोला बिल्कुल सही, इसमें कोई त्रुटि नहीं लग रही, यही सही हो जाएगा। दुकानदार ने ताला खुला, ये गलत हो गया। दुकानदार को ताला खोला, ये भी गलत हो गया। दुकानदार को ताला खुलवाया, ये भी गलत हो गया ना। तो पहला ही वाक्य कैसा है? बिल्कुल सही वाक्य। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताइए। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? वेदों पर नहीं होगा, गलत। वेदों से भी नहीं होगा, वेदों में भी नहीं होगा, है ना। वेदों में 6 अंग नहीं माने वेदों के 6 अंग होते हैं, है ना। वेद के 6 अंग होते हैं, 6 प्रकार के वेद माने गए, तो वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। तो पहला वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? गुरु आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि गुरु में हमेशा छोटा ऊ होता है। अगर बड़ा ऊ है तो ये इस प्रकार से बड़ा ऊ ऐसा लगेगा, ये गलत है और ये वाला सही है। तो पहले इसमें तो आपको ये वर्तनी वाला तो पहले ही गलत कर दो, और यहाँ पे भी बड़ा ऊ है तो ये भी गलत कर दो। बच्चे 2 ऑप्शन। गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, तो कौन सा सही लग रहा है? जब गुरु शब्द है तो आदर सूचक है, उसके साथ हम जी भी लगाएंगे, और जो है होता है तो उस पर हम यहाँ पे बिंदी भी लगाते हैं आदर सूचक में। तो गुरु जी आ रहे हैं, तो ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, ये गलत है। अशुद्ध शब्द है। अब बताइए इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? बूढ़ा बिल्कुल सही लिखा है, रोड बिल्कुल सही है, रोड नहीं होता है ना, बिंदी नहीं लगेंगी, ये वाला गलत हो जाएगा। बड़ाई बिल्कुल सही है। आपने सुना होगा भला, तो भला से क्या हो जाता है? भलाई बनता है। वैसे ही है बड़ा, बड़ा से क्या बन गया? बड़ाई बन गया, है ना। तो ये बड़ाई अलग है, ये बड़ाई अलग है ना, ये बड़ाई। लेकिन ये मत सोचना कि बड़ाई में यारा आ जाएगा, वाला भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। मतलब ये गलत नहीं है। बड़ाई, ये भला से भलाई हुआ, जो भलाई करे। तो जो बड़ा है ना, तो बड़ा से बड़ाई करना, किसी की भी आप बड़ाई करते हो ना, तो वाला बड़ाई है ये, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं। सोड़ा, सोड़ा नहीं होता है,
ना, क्या होता है, सोडा होता है। क्या होता है, सोडा, डा होता है। जैसे रोड ड होता है, ड़ नहीं होता, वैसे सोडा में ड होता है, ड़ नहीं होता, तो गलत देख रखा, तो अशुद्ध वर्तनी ये हो जाएगी हमारे पास। अपन ठीक रास्ते पर है, अशुद्धि है। अब बताइए इसमें कौन सी अशुद्धि है, किस प्रकार की, लिंग संबंधी, सर्वनाम संबंधी, वर्तनी संबंधी, या फिर अव्यय संबंधी, तो कौन सी हो जाएगी, अपन। तो अपन तो वर्तनी सही है, लेकिन जो अपन शब्द है वो गलत लिखा हुआ है, और अपन यहाँ पे क्या है, सर्वनाम का काम कर रहा है, तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अपन की जगह क्या होना चाहिए, हम होना चाहिए। अपन तुपन ये मानक हिंदी में नहीं चलते हैं, तो यहाँ पे हम ठीक रास्ते पर है, तो हम क्या है, सर्वनाम है, तो यहाँ पे जो अपन है वो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वाक्य शुद्धि में जितने प्रकार से प्रश्न बन सकते सभी प्रकार के मैंने प्रश्न रखे हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें से शुद्ध वाक्य बताइए। श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख है, तो ये गलत हो गया। श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम है, गलत हो गया, अनेक प्रकार के नहीं आएगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अभी मैंने आपको वाक्य शुद्धि में बताया था कि अनेकों शब्द गलत होता है, शुद्ध होता है अनेक, है ना, तो ये भी वाक्य गलत हो गया। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये है पे बिंदी रहेंगे। श्री कृष्ण की बात की तो आदर्श सूचक। अशुद्ध वर्तनी है, अब बताइए अशुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी यहाँ पे। साधु सही लिखा है, शून्य सही लिखा है, सांसारिक बना है संसार से, और इक प्रत्यय लगेगा तो स का सा हो जाएगा, तो सांसारिक भी सही लिखा हुआ है। हस्ताक्षेप नहीं होता है, ये गलत लिखा है, चौथा वाला बिल्कुल सही। अशुद्ध वर्तनी क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। क्या होता है, हस्तक्षेप, हस्ताक्षेप नहीं होगा, यहाँ पे आ नहीं आएगा। चलिए शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक नहीं होती है, एक गीत का पेज या कोई पन्ना होगा। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, तो यहाँ पे गलत हो गया, क्रम आगे पीछे होने से वाक्य गलत हो गया। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, तो क्या बोला है, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। और चौथे में देखिए, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, यहाँ जो एक है ये गलत जगह पे दे दिया, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ऐसा होना चाहिए था तब सही होता, तो ये गलत। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, तो तीसरा वाला बिल्कुल सही है। अशुद्ध वाक्य बताइए, अशुद्ध वाक्य पूछा है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ मतलब प्रश्न कर रहे हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह बिल्कुल सही है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, तो सही है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तुमसे अच्छा नहीं है, मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है। क्या होगा, तुम्हारे चश्मे से, चश्मे की तुलना चश्मे से हो रही है ना, तुमसे नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा अशुद्ध वाक्य। तुम सबसे सुंदर हो, तो ये बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी बताइए, शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएंगी इसमें, निर्लोभी, प्रज्वलित, दंपत्ति, या फिर प्रकोपित। तो निर्लोभी गलत है, ये है निरुपसर्ग और लोभी शब्द। तो जब निर उसमें लग जाएगा, तो निर जैसे ही लगता है, तो इसमें क्या होता है, ई का लोभ हो जाता है, निर्लोभ शब्द बनेगा। निर्लोभी नहीं होगा, निर्लोभ होगा, तो ये सही है। प्रज्वलित में क्या होता है, प्र, और ये होता है ज्वाल, और होता है इत, तो ज्वलित हो जाएगा, प्र उपसर्ग लग जाएगा तो प्रज्वलित हो जाएगा, तो डबल ज नहीं आएगा, है ना, तो क्या बन जाएगा, प्रज्वलित, ये सही हो जाएगा। दंपत्ति गलत लिखा हुआ है, क्या होता है, दंपत्ति होता है प्रकुपित, प्रकुपित बिल्कुल सही है, तो ये सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी है, युधिष्ठर, वरिष्ठ, मनोकामना, रजोकन, बताइए कौन सी हो जाएगी।
युधिष्ठिर गलत है, युधिष्ठिर गलत है, युधिष्ठिर होता है ना। युधिष्ठिर ये सही हो जाएगा। वरिष्ठ बिल्कुल सही है, तो ये हमारे पास सही। मनोकामना गलत है, ये सही है मनोकामना। अगर विसर्ग के पहले अ या आ रहे और उसके बाद में क मिल जाए, प मिल जाए, ख मिल जाए, तो जैसे का वैसा होता है, विसर्ग बदलता नहीं है। जैसे रजत के बाद क है, तो ये क्या गलत दिया हुआ है, इसमें भी क्या होना चाहिए था, रजकन, है ना। ये वर्तनीय शुद्ध है। जैसे होता है प्रातः, अब विसर्ग है, इसके बाद क्या है, काल है, तो का आ गया, का आ गया तो ये शब्द क्या बनता है, प्रातः काल बनता है, प्रातः काल नहीं होता है। हाँ, तो वैसे ये रजकन बनेगा, ये मना कामना बनेगा। शुद्ध वाक्य है, बताइए इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। कृपा आने की अनुकंपा करें, कृपा और अनुकंपा दोनों एक ही भाव देते हैं, तो या तो कृपा लगाइए या फिर अनुकंपा लगाइए, तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तुम्ही ने ही यह गलती की है। अब तुम्ही जो बना है, ये किससे बना है, तुम और ही से बना है, तो जब ही यहाँ आ गया तो यहाँ ही की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे गलत हो गया। वह सदैव सदैव ही बीमार रहता है, तो ये भी यहाँ पे ही नहीं आना चाहिए, कि सदा बना है सदा और एव से, ठीक है। और जो एव है, ये इसका अर्थ क्या होता है, ही होता है ना। आपने ये वाक्य होना चाहिए, वह सदा ही बीमार रहता है, सदा ही बीमार रहता है, या फिर वह सदैव बीमार रहता है, ही नहीं आएगा सदैव के साथ, या तो सदा ही आएगा या फिर अकेला सदैव आएगा, ये भी गलत हो गया। किसने यह कहा था, तो यहाँ प्रश्न किया जा रहा है, तो यहाँ प्रश्नार्थक चिन्ह होना चाहिए था, तो ये भी गलत है ना। तो यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन गलत है। यहाँ पे क्या हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ प्रश्नार्थक चिन्ह है ना, तो यहाँ जो टाइप किया तब पूर्ण विराम लगा दिया। ये प्रश्न इस प्रकार से था, यहाँ प्रश्नवाचक था, तो हम यहाँ इसको प्रश्नार्थक कर देते हैं चिन्ह को, और इसको चौथे को सही मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रश्नार्थक नहीं रहा, तो ये गलत हो जाएगा। प्रश्न किया गया है तो प्रश्नार्थक चिन्ह होना चाहिए। चलिए, अशुद्ध वाक्य है, अब बताइए इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, उन्होंने उसको आड़े हाथों लिया, है ना, उन्होंने उसको आड़े हाथों लिया, इस प्रकार से होता है। तो आड़े हाथों लेने का ही अर्थ क्या होता है, खबर लेना होता है। क्या खबर शब्द अनुचित है, तो यही वाक्य अशुद्ध हो गया, तो हमारे पास सही हो गया। वह आ जाएगा, बिल्कुल सही है। उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है, सही है। वह हमारे यहाँ रोज आता है, तो बिल्कुल सही है। तीनों वाक्य सही है। पहले वाले में आड़े हाथों लेने का ही अर्थ क्या होता है, खबर लेना होता है, तो यहाँ पे खबर शब्द देख के अनुचित कर दिया, जो कि वाक्य अशुद्ध हो गया। शुद्ध वर्तनी बताइए। देखिए, अधीन किससे बना है, अधि उपसर्ग से और इन से, तो ई और ई मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी बनेगा, तो ये अ जैसे का वैसा, और ध में बड़ी लग जाएगी, अधीन हो जाएगा। और हम बहुत बार देखा होगा आधीन आधीन करते रहते हैं, तो इसलिए हमको लगता है कि आधीन सही है, लेकिन आधीन गलत है। अधि और इन से अधीन बनता है, तो ये गलत है। आधीन नहीं होगा, अधीन होगा, तीसरा ऑप्शन सही, याला गलत हो जाएगा। बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य पूछा है ना, कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। वह अनेकों मामलों में गवाह था, अनेकों वाला हमने पहले भी कर चुका है, तो ये अनेकों गलत होता है, तो अशुद्ध वाक्य यही हो गया। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, बिल्कुल सही है। मनोकामना अभी हमने किया, तो मनोकामना बिल्कुल सही है। आपका भविष्य उज्जवल हो, उज्जवल भी देख लिया, तो ये तीनों वाक्य बिल्कुल सही है। आपको यहाँ याद रखना है, तो नुपुर की वर्तनी याद रखना है ना। ये न इस प्रकार से बना है, तो इसमें मात्रा भी इस प्रकार बढ़ी है। क का इधर साइड रुख है, तो इसकी मात्रा का भी रुख इधर साइड, और ये र, इससे आपको याद रखना है। नुपुर का अर्थ होता है घुंघरू, ठीक है। तो ये तीनों सही है, पहला वाला गलत है।
अनेक मामलों में होना चाहिए था, अनेकों नहीं होना चाहिए। अशुद्ध वाक्यांश है, ये जो पूरा वाक्य है 3 पॉइंट का, इसमें से कौन सा वाक्यांश अशुद्ध है? जब कोई त्रुटि नहीं तो चौथा वाला सही करिए। रामचरितमानस भक्तिकाल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, तो रामचरितमानस भक्तिकाल ये बिल्कुल सही है कि सबसे श्रेष्ठतम। तो जो श्रेष्ठ है इसका ही अर्थ होता है सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे उचित। तो इसमें तम लगाने की भी आवश्यकता नहीं है और इसके सामने सबसे भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा? रामचरितमानस भक्तिकाल की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है, अकेला श्रेष्ठ होना चाहिए, जो कि यहाँ पे गलत हो गया हमारे पास। नहीं, ये बिल्कुल सही है। चलिए, शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो त्योहार गलत है ना? ये शायद हम कर चुके हैं, क्या कर लो फिर से। त्योहार इस प्रकार से होगा, पड़ोसी गलत है, पड़ोसी होगा। प्रतिनिधि गलत है, प्रति उपसर्ग और निधि के साथ बनेगा, तो इसमें कोई संधि नहीं है। यहाँ संयोग है तो क्या बन जाएगा? प्रतिनिधि बन जाएगा, है ना? ये बिल्कुल सही होगा। दंपति बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, लास्ट प्रश्न है ना? अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द बताना आपको क्या हो जाएगा? सरोजिनी, तो बिल्कुल सही है, सरोज होता है और इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई लगाते हैं, तो ये बन जाता है सरोजिनी, बिल्कुल सही है। ग्रहणी बिल्कुल सही है। अहल्या सही है। प्रदर्शनी नहीं होता है, ये वर्तनी को आपको याद रखना है। प्रदर्शनी शब्द अशुद्ध है। क्या होता है इसका शुद्ध रूप? ये होता है प्रदर्शन, प्रदर्शनी, है ना? ये क्या होगा? प्रदर्शनी। ये वाला अशुद्ध है। चलिए, बाकी क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। फोर्थ ग्रेड के लिए काफी कम दिन बचे हैं, 2-4 ही दिन है, तो आपकी काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद।